आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम बात होती है। हम बात कर रहे हैं 1949 के मयूरभंज आदिवासी विद्रोह की। लेकिन शुरुआत से शुरू करने के बजाय सीधा उस रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लाइमैक्स पर चलते हैं जिसमें सब कुछ बदल कर रख दिया। 2000। जी हाँ, सही सुना आपने। 6 फरवरी 1949 को हुई पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों का ये अधिकतम अनुमानित आंकड़ा है। इस खौफनाक दिन को गुंडूरिया नरसंहार या ब्लैक डे भी कहा जाता है। जरा सोचिए, हजारों शांतिपूर्ण आदिवासी अपनी बात रखने जमा हुए थे और उन पर सीधे गोलियां चला दी गईं। लेकिन बात यहां तक पहुंची कैसे? आखिर इतने बड़े विद्रोह की नौबत ही क्यों आई? भाग 1, मयूरभंज की योग। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस वक्त मयूरभंज की आबादी साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थे कालापिठिया यानी संथाल और हो जैसे आदिवासी समुदाय, एकदम शांतिप्रिय लोग, अपनी जमीन और संस्कृति से जुड़े हुए। और दूसरी तरफ थे हातुआ या दिक्कू। ये वो गैर आदिवासी लोग थे जिन्हें शासकों ने ऊंचे पदों जैसे जमींदार या प्रधान बनाकर बिठाया था। अब दिक्कत ये थी कि इस ढांचे के तहत आदिवासियों पर जबरदस्त तरह तरह के टैक्स थोपे जा रहे थे। उनकी आज़ादी छिन रही थी, छोटी छोटी बातों पर उन्हें परेशान किया जाता था। और यही वो घुटन थी जिसने इस बड़े विद्रोह के बीज बो दिए। भाग 2, एक नेता का उदय, सुनाराम सोरेन। अब आप तो जानते ही हैं, जब भी कोई समाज लंबे समय तक जुल्म सहता है तो वहीं से कोई ना कोई आवाज तो उठती ही है। इन आदिवासियों को एक करने के लिए सामने आए एक बेहद करिश्माई नेता सुनाराम सोरेन, जिनका जन्म 4 फरवरी 1918 को हुआ था। इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि बचपन से ही इनके साथ कई मिथक जुड़ गए थे। वहां की एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि जब सुनाराम एक छोटे से बच्चे थे तो एक दिन खेतों में उन्हें एक विशाल किंग कोबरा के फन के ठीक नीचे आराम से सोते हुए पाया गया था और सांप ने उन्हें खरोच तक नहीं पहुंचाई। अलौकिक शक्तियों में गहरी आस्था रखने वाले संथाल समुदाय ने इसे सीधा ईश्वर का चमत्कार मान लिया। बस इसी बात ने उन्हें लोगों की नजरों में एक पौराणिक नायक बना दिया। बड़े होकर सुनाराम ने वकालत की पढ़ाई की और जल्द ही अपने लोगों के हक के लिए जमीनी स्तर पर उतर आए। 1946 में इस पूरे आंदोलन को एक सिस्टमैटिक रूप देने के लिए उन्होंने मयूरभंज आदिवासी महासभा बनाई और उन्होंने एक बड़ी ही दिलचस्प विजुअल आइडेंटिटी तैयार की। उनकी पहचान थी हरा झंडा और हरी टोपी। अध्यक्ष की टोपी पर हल और सूरज का निशान होता था, यानी खेती और एक नई सुबह का प्रतीक। वहीं कमांडर की टोपी पर हल के साथ 3 लाइनें बनी होती थीं। ये सिर्फ कोई आम पार्टी नहीं थी, बल्कि ये इन आदिवासियों के लिए नई उम्मीद बन चुकी थी। अब जो बात सच में कमाल की है वो ये कि सुनाराम सोरेन का खुद को प्रेजेंट करने का तरीका बड़ा अनोखा था। वो बहादुरी के प्रतीक के तौर पर बाघ की खाल का जैकेट पहनते थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि गांव वाले उन्हें जो मालाएं पहनाते थे उनमें फूल के साथ साथ पैसे, उबले अंडे, हरी सब्जियां और सूखी मछलियां गुंदी होती थीं। मतलब आप उस प्यार और सम्मान का अंदाजा लगाइए। लोग अपने आजीविका का हिस्सा उन्हें अर्पित कर रहे थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। भाग 3, विलय का संकट। अब ये स्थानीय मुद्दा बहुत जल्द एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट में बदल गया। 1947 में आजादी के बाद मयूरभंज के विलय यानी मर्जर को लेकर एक भारी टकराव शुरू हो गया। आदिवासी महासभा की मांग बिल्कुल क्लियर थी, या तो मयूरभंज को आजाद रहने दो या फिर उसे बिहार झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में मिला दो, क्योंकि वहां के लोगों से उनका गहरा सांस्कृतिक और जातीय जुड़ाव था। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार और प्रशासन ने तय कर रखा था कि मयूरभंज को ओडिशा प्रांत में ही मिलाना है। दोनों पक्ष बिल्कुल आमने सामने आ गए। ये टेंशन तब एकदम पीक पर पहुंच गई जब आदिवासी नेताओं का एक डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा। वहां केंद्र सरकार ने उन्हें एक बहुत ही सख्त अल्टीमेटम थमा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कथित तौर पर कहा था, विलय करो या गोलियों का सामना करने के लिए तैयार रहो। ये एक बहुत ही कड़ा संदेश था, जिससे साफ पता चलता है कि नई नई बनी भारत सरकार देश को जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। लेकिन आदिवासी नेता भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। इस अल्टीमेटम के जवाब में एक निडर आदिवासी नेता सुंदर मोहन हांसदा ने सीधा जवाब दिया, हम आपकी गोलियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस एक लाइन ने उस खौफनाक और हिंसक टकराव की नींव रख दी जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। अब पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। भाग 4, विद्रोह और त्रासदी।
तो हुआ ये कि अक्टूबर 1948 में मयूरभंज के महाराजा ने उड़ीसा के साथ मर्जर के कागज पर दस्तखत कर दिए और इसके तुरंत बाद आदिवासियों ने अपना खुला विद्रोह शुरू कर दिया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है, उनकी कम्युनिकेशन की तकनीक। उन्होंने गिड़ा डाक नाम का एक सिस्टम इस्तेमाल किया। ये एक इमरजेंसी कॉल सिस्टम था जिसमें रस्सी के एक गांठ को घर घर गांव-गांव पास किया जाता था। और उनका मोटो क्या था? पहले देश फिर फसल। सोचिए, फसल कटाई का अहम समय होने के बावजूद उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा को पहली प्राथमिकता दी। अब यहाँ सबसे अहम पॉइंट यह है कि आदिवासी महासभा ने शुरुआत में कोई मारकाट या हिंसा नहीं की थी। जनवरी 1949 में उन्होंने गांधी जी की तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन का रास्ता अपनाया। उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, स्कूलों में उड़िया भाषा का बॉयकॉट किया, अदालतों और सरकारी दफ्तरों में जाना बंद कर दिया और जंगलों से बिना परमिट लकड़ी लाने लगे। एक तरह से उन्होंने बहुत ही शांति से पूरे सरकारी सिस्टम को ठप करने की कोशिश की। चलिए जरा इस टाइमलाइन को देखते हैं कि आखिर चीजें इतनी जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गईं। अक्टूबर 48 में मर्जर साइन हुआ, नवंबर में केंद्र ने कमान संभाली, जनवरी 49 में सविनय अवज्ञा शुरू हुई और फिर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 4 फरवरी 1949 को सुनाराम सोरेन समेत 21 बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया और इसके ठीक 2 दिन बाद 6 फरवरी 1949 को हुआ वो भयानक गुंडूरिया नरसंहार। इन गिरफ्तारियों ने सच में आग में घी डालने का काम किया। और इसी के साथ हम वापस उसी दिन पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। 6 फरवरी को हजारों आदिवासी गुंडूरिया में जमा हुए। उनकी मुख्य मांग थी सुनाराम सोरेन और बाकी नेताओं की रिहाई। उस इलाके में धारा 444 लगी हुई थी। पुलिस बल वहां पहुंचा और बिना किसी वार्निंग के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वो सच में एक ऐसा काला दिन था जिसने मयूरभंज की जमीन को खून से लाल कर दिया। भाग 5, परिणाम और विरासत। इस भयानक घटना के बाद तो जैसे हाहाकार मच गया। जान बचाकर जो आदिवासी जंगलों में भागे, उनके घर जला दिए गए, उन पर भारी जुर्माने लगाए गए। लेकिन फिर राजनीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। ओडिशा के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब ने मामले की गंभीरता को भांपा। वो खुद बारी पड़ा गए, जेल में नेताओं से बात की और एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक ठेला। उन्होंने आदिवासियों के विकास के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए। इसके अलावा सिंचाई और पीने के पानी के लिए भी बजट दिया। इस एक कदम ने टूटे हुए भरोसे को जोड़ने का काम किया। नेताओं को छोड़ दिया गया और आंदोलन वापस ले लिया गया। सिस्टम के नजरिए में जो बदलाव आया था उसे उस वक्त के कलेक्टर वीएस मैथ्यू के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने साफ लिखा था, आदिवासियों को गोलियों की नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए किताबों की, बीमारों के लिए दवा की और गांव में पीने के पानी की जरूरत है। और सच कहूं तो इसी सही सोच ने आखिरकार इस खूनी विद्रोह को शांत किया और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से साबित करती है कि अगर सही दिशा मिले तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। जेल से छूटने के बाद सुनाराम सोरेन ने लोकतंत्र का रास्ता चुना। वो 1-2 नहीं बल्कि 3 बार ओडिशा विधानसभा पहुंचे, कैबिनेट मंत्री बने, जिंदगी भर समाज सुधारक बनकर अंधविश्वास से लड़ते रहे। और हाँ, वो एक कमाल के कवि और संगीतकार भी थे। एक जेल गए विद्रोही से लेकर एक शानदार राजनेता और सांस्कृतिक आइकॉन बनने का उनका ये सफर सच में हैरान कर देने वाला है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार आता है, एक ऐसा विद्रोह जिसमें हजारों जानें गई हों और सुनाराम सोरेन जैसा इतना टैलेंटेड और प्रभावशाली लीडर हो, वो आखिर इतिहास के पन्नों में इतना धुंधला कैसे रह गया? ये सोचने पर मजबूर कर देता है ना कि हम इतिहास में किन कहानियों को याद रखते हैं और किन्हें भूल जाते हैं। खैर, इस अहम ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।